हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टैक्सेशन के अंदर में मैं कुछ 5 थ्योरी दूंगा। डायरेक्ट टैक्स के लिए भी दिया हूं और इनडायरेक्ट टैक्स भी साथ में जाएगा। वो 5 थ्योरी जो डीटी का है और कुछ 4-5 थ्योरी आईडीटी का है वो मैं दूंगा, जिससे आपका 20-25 मार्क्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कवर हो जाएगा। फिर बच्चों ने कहा कि सर प्रैक्टिकली क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा कि देखो जो ट्रेंड है उस हिसाब से अगर हम फॉलो करें तो 2019, 20, 21 के पेपर को अपने सॉल्व करना चाहिए और उससे काफी चीजें मैच होगी, थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो थ्योरी क्योंकि मिल जाता है बट प्रैक्टिकल मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा और मैंने कहा भी था कि मैं एक एक साल का पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। मैंने ये भी कहा था कि 2022 के पेपर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि 2022 के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है और उसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा बट उसका कंसेप्ट जरूर मैच करेगा। तो उसी बेसिस पे आज हम लोग अपना फर्स्ट ईयर दैट इज 2021 के पेपर टैक्सेशन 2 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। हालांकि एग्जाम ऑनलाइन हुआ था बट ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहता है। तो चलिए, और मेरा जो डायरेक्ट अप्रोच रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल पे रहेगा, क्योंकि थ्योरी में ऑलरेडी दे दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और इंपॉर्टेंट के लिए मुझे व्हाट्सएप या कॉल या वेट कर रहे हो कि कोई देगा, तो आप बेवकूफी कर रहे हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ मैं फॉरवर्ड करता हूं, सब कुछ। राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द 2021 टॉपिक ऑफ टैक्सेशन 2। तो पहला क्वेश्चन जो दिया था वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, but as we said that we will be covering the practical area, so let's focus on the practical part. Mr. Goswami submitted his return on 25th July 2021 for the assessment year 21-22. The following particulars are furnished by him for the previous year 20-21. देखो ये क्वेश्चन उस साल का, इसीलिए प्रीवियस ईयर 20-21 है। आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा भाई साहब? आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 22-23 और असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24। पक्का पक्का। आपका प्रीवियस ईयर रहेगा 2022-23 और असेसमेंट ईयर रहेगा 23-24। क्या बोल रहा है कि द टैक्स पेएबल ऑन असेस्ड इनकम इज 103,950, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 36,450 and advance taxes paid as under is on 15th June nil, 15th September 18,500, 15th December 16,125, 15th March 25,250। राइट, तो उस बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट, यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इंटरेस्ट इफ एनी पेएबल बाय द एसएससी। तो भाई साहब पहले तो ये समझ लीजिए कि यहां जो इंटरेस्ट पेएबल होगा, यहां पे दो तरह के इंटरेस्ट पेएबल होंगे। एक होगा 234B और एंड 234C। तो दो इंटरेस्ट यहां पर पेएबल होगा। इंटरेस्ट टॉपिक में अपने पढ़े हैं कि हमारे पास 3 इंटरेस्ट होता है, 234A, 234B एंड 234C। 234A टेल्स अबाउट द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, सबमिशन ऑफ रिटर्न। अगर आप ड्यू डेट को फेल कर जाते हैं तो आपको इंटरेस्ट लगता है, दैट इज 234A। 234B टेल्स अबाउट द एडवांस टैक्स, कि अगर आपने 90% अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो शॉर्टफॉल के ऊपर 234B लगेगा। और 234C कहता है कि आपका जो पार्ट पेमेंट होता है एडवांस टैक्स का, अगर वो आपने टाइमली नहीं किया है तो उस पर 234C लगेगा। अंडरस्टूड? पक्का बात? यहां तक स्टोरी क्लियर है? ओके। तो पहले हम 234A तो समझ में आई गया कि रिटर्न सबमिट का यहां पे बात ही नहीं है, बात तो एडवांस टैक्स का है, तो हम एडवांस टैक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो हम यहां पे देख रहे हैं फॉर्मेट के हिसाब से कि हमारा जो टैक्स पेएबल है वो है तुम्हारा 103,950। इसमें से अगर हम टीडीएस को माइनस कर दे, कितना बेटा? 36,450, तो अमाउंट कितना बचेगा? 500। 13 माइनस 6 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 67,500।
This is the amount left with that has to be paid in form of taxes. Now, as we all know that if 90% of above tax is paid, तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. इस पे एक बात और है कि अगर ये अमाउंट 10,000 से छोटा है तो एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है. लेकिन क्योंकि ये 10,000 से ज्यादा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो 90% अमाउंट पे हुआ है या नहीं. तो हम चेक करेंगे कि भैया हमने 4 बार जो इंस्टॉलमेंट दिया उसमें हमने कितना कितना टैक्स दिया. तो जब हम चेक करते हैं तो हमारा टोटल क्या आता है ये चेक कर लेते हैं. 18,500, 16,125 और 25,250. दैट मीन्स आपने अभी तक सिर्फ 59,875 रुपीज पे किया है, राइट. जबकि आपको पे करना था 90%. तो सर 90% हो कितना रहा? 67,500 इंटू 90%, दैट इज 60750. आई रिपीट, ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग है. अगर बच्चे समझ गए तो बहुत इजी है. आई रिपीट, दिस इज द टैक्स पेबल, दिस इज द लाइबिलिटी दैट यू हैव टू पे. You have to check 90%. If that 90% amount is paid, 234B will not be liable. Clear? फिर से कह रहा हूं, अगर 90% आपने पे कर दिया, चाहे आप कैसे भी करें, इधर कम करें इधर ज्यादा करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं. अगर आपने टोटल अमाउंट 90% पे कर दिया तो आपके ऊपर 234B लागू नहीं होता है. ठीक है. लेकिन क्या आपने पे किया? नहीं. एडवांस टैक्स पेड इज 59,875, है ना, जो कि आपने अपने 90% अमाउंट को पे नहीं किया. तो हम यहां पर चेक करेंगे कि मेरा शॉर्टफॉल कितने का है. और बच्चों, शॉर्टफॉल के समय में एक बात याद रखना कि ये जो 90% वाला खेला है, आई रिपीट, ये जो 90% वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है, कैलकुलेट करने के लिए नहीं होता है. चेक कर लो, उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं है. इसका मतलब शॉर्टफॉल विल बी, दिस इज लेट्स से ए, दिस इज लेट्स से बी, तो ए माइनस बी. 67500 minus 59,875, that is 7,625. This is your actual shortfall. Your बच्चे एक बात गलती कर जाते हैं ना कि वो इससे कंपेयर करते हैं 60,000 से, जो कि गलत है. ठीक है. तो शॉर्टफॉल कितने का है बेटा? 7,625. अब इस शॉर्टफॉल को हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे. राउंड ऑफ क्या सिखाया गया था बेटा? कि भैया 100 के मल्टीपल्स पे लेना है, लेकिन फ्रैक्शन अमाउंट को इग्नोर कर देना है. मतलब 7,600 रुपया इज योर राउंडेड ऑफ फिगर. 7,685 भी होता तो 7,600 ही होता. मतलब 100 के मल्टीपल्स के ऊपर जो भी रहेगा उसको इग्नोर कर दो. फ्रैक्शंस आर इग्नोर्ड, राइट. एनी प्रॉब्लम टिल हियर? प्लीज चेक. अब हमको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल गया. दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम. तो टाइम हमेशा 234B का अप्रैल से स्टार्ट होता है. कब से स्टार्ट होता है बेटा? अप्रैल से. और अगले ने रिटर्न कब जमा किया? जुलाई में. भैया जुलाई का एक भी दिन कंसीडर्ड हो जाए तो पूरा महीना ले लो. दैट इज अप्रैल टू जुलाई. कितना महीना हुआ? अप्रैल, मई, जून और जुलाई. 4 मंथ्स. सो इंटरेस्ट और रेट क्या होता है बेटा? 1% पर मंथ. तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. कर लो बेटा, कितना आ रहा है? तो 7,600 इंटू 1% इंटू 4 मंथ्स, दैट इज 304 रुपीज.
This is your final figure of interest, which is payable under section 234B. I hope this is clear to everyone. देखो इसमें कहीं ना कहीं हम आपको एडवांस टैक्स समझा दिए, इंटरेस्ट टॉपिक 234B समझा दिए. प्लीज एक बार चेक कर लो. ठीक है. दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द रेट टाइम एंड दिस इज द रेट. 7600 into 1% into 4 month. That's it. ठीक है. कोई दिक्कत? पक्का बात. कुछ बच्चे कहते हैं सर 4/12. अरे नहीं रे पगला, 1% एक महीने का, 4 महीने का 4%, सीधा सीधी कर ले. 7600 into 4% आंसर आ गया. राइट? That is 304 rupees. So 234B is clear to everyone. Now we will talk about 234C. और 234C के लिए ना थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो हमें व्हाइट बोर्ड पे जाकर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइम पीरियड्स है जिसको हमें फॉलो करना है. अच्छा, 234C क्या कहता है कि भाई साहब आपको अपने 15 जून को 15% अमाउंट पे कर देना है. ठीक. 15 सितंबर को आपको 30% अमाउंट पे कर देना है. 15 दिसंबर को आपको फिर 30% और 15 मार्च को आपको अपना एडवांस टैक्स का 25% पे कर देना है. कोई तकलीफ? आई होप दिस इज क्लियर. तो योर टैक्सेबल अमाउंट इज हाउ मच? 67,500. यही अमाउंट है. तो अगर उसका 15% हम कैलकुलेट करें, देखो बहुत इजी है कैलकुलेशन, मैं एकदम इजी तरीके से सिखाता हूं. 67,500 का अगर 15% कैलकुलेशन करें तो अमाउंट आता है 10125. राइट? सेम वे 30% आएगा 20,250. ये भी आएगा 20,250. और ये आएगा 16,875 रुपया. 16,875. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. पक्का बात. ठीक है. अब देखो ये लॉजिक को ना, इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो इसका दूसरा तरीका क्या कहता है, मैं एक बार दिखाता हूं उसको भी, कि भाई साहब 15 जून को आपका 10,125 रुपया जमा हो जाना चाहिए, जबकि आपने पे कितना किया है? 0. तो शॉर्टफॉल यही अमाउंट है, इसको राउंड ऑफ कर देना 10,100. और कितने महीने का डिफॉल्ट होगा? 3 महीने का, क्योंकि सर अप्रैल से लेकर जून तक, अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा. कोई तकलीफ? 15 सितंबर तक तुमको कितना पे कर देना है? 15 सितंबर तक तुमको पे कर देना है कितना रुपया भाई साहब? तो तुमको पे कर देना है 10,125 और 20,250. दैट इज 30,375 रुपया. जबकि आपने पे कितना किया बेटा? सिर्फ 18,500. फिर इसका शॉर्टफॉल को कैलकुलेट करोगे और जो भी आएगा उसको राउंड ऑफ करके 3 महीने का ब्याज लगा दोगे, जो भी शॉर्टफॉल आएगा. व्हाट इज द शॉर्टफॉल? दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट. ठीक है. अब तीसरा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है. 15 दिसंबर तक आपको कितना पे कर देना है? आपको पे कर देना है 30,375 प्लस 20,250. दैट इज 50,625. राइट? बट you have paid only 18,500 plus 16,125. 18,500 plus 16,125. That means you have only paid 34,625. Please calculate the shortfall. That is 16,000 rupees. और फिर ये 3 महीने के लिए चार्ज होगा. समझ में आ रहा स्टोरी? इस फिगर को क्यूमुलेटिव करते चले जाओ, इस फिगर को क्यूमुलेटिव करते चले जाओ, डिफरेंसेस को चेक करो, 3-3 महीने का ब्याज चार्ज करो. दैट्स इट. एंड दैट्स ऑल अबाउट 234C. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सिंपल लॉजिक पे रखो भाई साहब.
अगर ऐसे प्रॉब्लम है, कोई टीचर ऐसे भी पढ़ाया है 15%, 45%, 75%, 100%, वैसे भी चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों स्टोरी क्लियर रहना चाहिए भाई, ठीक है। सो आई गेस दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज कॉपी इट, आई एम गिविंग जस्ट 1 मिनट। यस, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अल्टीमेटली जो 234C में इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1213 रुपया, 1213 रुपया, यही अमाउंट आएगा। मैं अगर एक बार शॉर्टफॉल बता दूं तो ये आया 10,100, ये 16,000, बाकी तुम देख ही लो, आंसर यही आएगा 1213 रुपया। इंटरेस्ट विल बी कमी, ठीक है। सो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, ना कि 10 मार्क्स के लिए। और मुझे लगता है कि कोई एक सेक्शन पूछेगा, 2 सेक्शन नहीं पूछेगा। अगर 10 मार्क्स में पूछा तो दोनों सेक्शन पूछ देगा, मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलो, ये राइट शॉर्ट नोट्स पे हम कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसका हम आपको ऑलरेडी दे देंगे। आइए, क्या कहता है बेटा, मिस्टर फतेमा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज 64 ईयर्स। ना, एज बताने का मतलब ये हुआ कि भैया वो बंदी सीनियर सिटीजन है, तो इस बात को ध्यान रखना होगा। फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2021। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग लॉटरी इनकम इज 15,10,000। लॉटरी इनकम रिसीव्ड ड्यूरिंग अप्रैल इज 63,000 नेट ऑफ टैक्स 30%, and tax deducted at source including TDS and lottery income during the year is 51,600. Compute the installment along with the date of advance tax payable. ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और फिर से 234C वाला जो स्टोरी अभी पढ़े, 15%, 30%, 30% और 25%, वही निकालना है। वो बड़ा प्रॉब्लम नहीं है रे, बड़ा प्रॉब्लम है टैक्स का लायबिलिटी निकालना, राइट। कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर हम चेक करें तो इस 63,000 में ये जो अमाउंट है ये ग्रॉस अमाउंट है, सॉरी नेट अमाउंट है, क्योंकि नेट बोल दिया, नेट ऑफ टैक्स बोल दिया। तो इसका ग्रॉस अमाउंट क्या होगा? 63,000 डिवाइडेड बाई 100 माइनस TDS इंटू 100, यही फॉर्मूला लगता है। 63,000 बाई 70%, 30% का TDS है, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 90,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रॉस अमाउंट है वो है 90,000, नेट अमाउंट जो है वो है 63,000। तो अल्टीमेटली इस पे TDS कितना जमा हुआ बेटा? 27,000 रुपया, हाँ या ना? तो क्या कह रहा है कि जो TDS जमा हुआ इंक्लूडिंग TDS वो कितना है? 51,600। हालांकि इसका सेग्रीगेशन करने का हमको जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसका सेग्रीगेशन करने का। अब हमको इसका भैया टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा। तो भैया टैक्स लायबिलिटी हालांकि बहुत आसान कर दिया ये बोलकर कि दिस इज एक्सक्लूडिंग। तो अगर हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करें, क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं है, तो हमें सिर्फ टैक्स लायबिलिटी निकालते समय लॉटरी इनकम पे कितने का टैक्स है बेटा? 27,000 का, सही है ना? मिलना चाहिए था 90, देर एट 63, मतलब 27,000 का टैक्स कटा। अदर इनकम कितने का है बेटा? 15,10,000। और क्योंकि मिस फतेमा इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज 64 इयर्स, यू नीड टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अब भैया जब आप टैक्स लायबिलिटी निकालोगे तो कैसे निकलेगा? आपको स्लैब रेट याद होना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि फर्म असेसमेंट पढ़ लेते हैं और रिटर्न वाला टॉपिक जो है उसको छोड़ देते हैं और वहां वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन के केस में रूल क्या है कि 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के अबव 30%, यही लॉजिक है। आइए अभी हम इसको कैलकुलेशन हम आपको प्रॉपर्ली बोर्ड पे दिखाते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ
टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस फतेमा फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। लॉटरी इनकम 90,000 into 30%, that is 27,000। अदर इनकम, अब इसका कैलकुलेशन आपको थोड़ा अलग से दिखाना पड़ेगा। अप टू 3 लाख टैक्स अमाउंट डैश डैश, क्योंकि नहीं लिया। 3 लाख टू 5 लाख कितना परसेंट? 5%। अमाउंट डिफरेंस कितना है बेटा? 2 लाख का। तो 2 लाख का 5% कितना हो गया बेटा? 10,000। ठीक है। 5 लाख टू 10 लाख कितना परसेंट? 20%। तो 5 लाख का डिफरेंस है। 5 लाख का 20% कितना हो गया बेटा? 1 लाख। ठीक है। अब तुम्हारा इनकम है 15,10,000, तो बैलेंस कितना है बेटा? बैलेंस 5,10,000। क्लियर है बेटा? 10 लाख तक का कैलकुलेशन यहां कर लिए। टैक्स लाइबिलिटी लगेगा 15,10,000 पे, क्योंकि अदर इनकम 15,10,000 है। उस 15,10,000 में 10 लाख निकल गया, बचा कितना? 5,10,000, और उस पे लगता है बेटा 30%। तो 5,10,000 का 30% कितना होगा? 51 इंटू 3 50, 1.5 लाख, 1,63,000, सॉरी 1,53,000। टोटल कर लो 153, 253, 263, 2,63,000 रुपया इसका टैक्स लगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया यहां पे बेटा? 2,63,000। टोटल मार दो 6 2 8, 2,90,000। भाई साहब को रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, मैडम को नहीं, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगा, क्योंकि रिबेट का रूल है कि भैया 5 लाख से नीचे इनकम होना चाहिए तभी रिबेट मिलेगा, वरना रिबेट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दिखाना जरूर पड़ेगा रिबेट आपको नहीं मिल रहा है। राइट? कितना आया बेटा? 2,90,000। अब इसके ऊपर क्या लगेगा भाई साहब? सबको पता है, सेस लगेगा @ 4%। तो 4% कितना होगा? 11,600। 601,03, 3,01,600। तो दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। राइट? अब इसमें तुमने अमाउंट कितना पे कर दिया? टीडीएस कितना पे कर दिया? सर टीडीएस हमने पे कर दिया 27,000 रुपए। अब तुम बोलोगे सर एक बार प्लस एक बार माइनस। अरे बेवकूफो, प्लस इसलिए करना क्योंकि ग्रॉस निकालते समय सेस का कैलकुलेशन जरूरी है। 600, 11 में से 7 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और ये हो गया 2 लाख। 2,74,600 इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आपको पे करना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था ये बात देखते हैं। कंप्यूट द इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद द डेट ऑफ एडवांस टैक्स पेएबल। तो भैया जब आपको ये पता चल गया कि आपको पे करना कितना करना है, अच्छा सॉरी यहां गड़बड़ हो गया, एक तो टीडीएस आपका 51,600 रुपया टोटल पे हुआ है। आई हैव सब्सट्रैक्टेड ओनली 27,000, देयर इज अ मिस्टेक, जस्ट अ मिनट। ₹2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपया इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी। अब यही अमाउंट तुमको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। सर व्हाट इज आवर इंस्टॉलमेंट प्रोसेस? इंस्टॉलमेंट प्रोसेस इज, पहले डेट लिखेंगे 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। रेट लिखेंगे 15%, 30%, 30%, 25%। डिटेल्स लिखेंगे
टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख था सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 2.5 लाख का 15%, 2.5 लाख का 30%, 2.5 लाख का 30% और 2.5 लाख का 25%। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर एडवांस टैक्स 90%। अरे नहीं रे बच्चा, 90% इज ओनली टू चेक कि तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट लग गया कि नहीं, लेकिन नियम के तौर पे तो तुमको 15, 30, 30, 25 ही पे करना है, राइट। तो 2.5 लाख का 15% कितना होगा भाई साहब? कैलकुलेशन करते हैं। 37,500, 75,000, 75,000, 62,500, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा बेटा? 2.5 लाख रुपया। एंड दैट्स ऑल, खत्म, क्लियर? सो दिस इज अमाउंट पेएबल। नाउ देयर आर ऑल्टरनेटिव वेज, आप ये भी कर सकते हो, आप अगर 15, 45 किए, बट ये तरीका ज्यादा है क्योंकि आपसे पूछा कि हर इंस्टॉलमेंट में क्या देना है, तो हर इंस्टॉलमेंट में ये अमाउंट देना है, ये जरूरी है समझना, राइट? क्लियर टू ऑल? पक्का अच्छे से क्लियर है सबको? चलो, कोई भी डाउट होगा प्लीज हमको मैसेज कर दीजिएगा। अब ये था सेक्शन ए डीटी का। ग्रुप बी, सेक्शन बी, क्योंकि ये हम लोग इस पे चूजिंग रहता है तो हम लोग फर्म असेसमेंट पे फोकस करेंगे। क्या कह रहा है? P and Q are partners of a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The profit and loss account of the firm for the year ended is as follows. To salary to partners P and Q इतना, interest on capital 20%, to commission, to trade expenses, to depreciation, by gross profit, by interest from bank deposits. Compute total income and tax liability of the firm considering the following. The firm satisfies the condition of section 184 and 40 subsection B. Depreciation as per IT amounts to 48,000. Trade expenses includes 5250 being the amount paid as penalty for violation of custom regulation. Now, firm assessment के अंदर में हम लोगों को प्रॉफिट एज पर आईटी एक्ट निकालना है। प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज नो रिस्पेक्ट, हम वो नहीं मानते, इनकम टैक्स उसको नहीं मानता, राइट? तो हमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर आईटी एक्ट, और जब निकालेंगे तो कुछ चीजों को डिसअलाउड कर देते हैं। तो मैं यहीं पे दिखाता हूं। प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है बेटा? 21,900, राइट? ऐड हो जाएगा एक्सपेंसेस डिसअलाउड। ऐसे बेटा आपको लिखना पड़ेगा, कई किताब ऐसे लिखते नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल, ये आपको प्लीज बेटा, मैं फिर कह रहा हूं प्लीज लिखना पड़ेगा। इसके अंदर में सबसे पहला है रेम्युनरेशन, दैट इज 72 and 21, 7 2 9 9 93,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ये जो होता है वो फुल्ली डिसअलाउड हो जाता है रेम्युनरेशन, बट इंटरेस्ट 12% तक अलाउड है, 12% के ऊपर नॉट अलाउड है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? 24 और 13 37,200। दिस 37,200 इज पेड एट द रेट ऑफ 20%, तो डिवाइड बाई 20। हमको अलाउड है 12, डिसअलाउड कितना बच जाएगा? 8। समझ में आ रहा है? 12 से ऊपर जो भी होगा वो पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा। तो 37,200 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8, दैट इज 14,880 रुपया डिसअलाउड होगा। ठीक है बेटा? ओके, फिर से कमीशन भी डिसअलाउड हो जाएगा, हालांकि रेम्युनरेशन में ही लिख देना चाहिए था, बट ठीक है। कमीशन टू क्यू 15,000, राइट? ट्रेड एक्सपेंसेस वैसे तो अलाउड है, बट उस ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर 5250 का पेनल्टी है जो कि डिसअलाउड है, तो पेनल्टी बोलकर लिखेंगे 5250। ठीक है?
और डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज नॉट अलाउड। तो डेप्रिसिएशन कितने का बेटा? 30,000 नॉट अलाउड। कोई दिक्कत? क्लियर टू ऑल? अब इसको प्लस करो तो कितना आएगा? ये हटा देते, इसका कोई जरूरत नहीं है। 93,000 प्लस 14,880 प्लस 15,000 प्लस 5250 प्लस 30,000, 158,130। ये प्लस हो जाएगा 21,900, 180,030। पक्का पक्का? कोई तकलीफ नहीं है यहां तक? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज चेक। क्लियर है? ओके। नाउ दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर डिसअलाउड। तो यहां का तो हम सारा कहानी कर दी और यहां का भी हम सारा कहानी कर दिए, बस ये बचा हुआ वो बाद में देखेंगे। लेस इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड। हेडिंग नहीं दोगे टीचर मार्क्स काटेगा। बैंक इंटरेस्ट कहां जाके चार्जेबल होता है बेटा? आईएफओएस में। कितना? 14,370। लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। कितना बेटा? 48,000। सॉल्व करो, कितना आ रहा है बताओ? ₹1,17,660। दिस इज योर एक्चुअल इनकम। ठीक है, चेक कर लो। प्लीज चेक कर लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, तो मैं इस फिगर को लेके चलूंगा 1,17,660 पे। या यही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा हमारे पास बुक प्रॉफिट कितना आया था? बुक प्रॉफिट आया था 1,17,660 रुपया लेस रेमुनरेशन। आपने रेमुनरेशन के नाम पे ये दिया और ये दिया, सॉरी ये दिया, ठीक है ना, कमीशन। तो टोटल अमाउंट क्या पे किए? 7 2 9 और 1 10, 1,08,000। हमेशा याद रखना, अगर आपका रेमुनरेशन 1.5 लाख से कम है तो वो कैलकुलेशन है ना मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट, वो निकालने का जरूरत नहीं है। बच्चे मेहनत करते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, जब 1.5 लाख से ऊपर चला जाएगा रेमुनरेशन तो वो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट बोलकर रेमुनरेशन निकालना पड़ेगा। वो अगर किसी आई गेस है 2000 किसी क्वेश्चन में है तो रेमुनरेशन अलाउएबल पे कितना हुआ? 1,08,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 2 7 और 1 8, 1,08,000। बचा कितना बेटा? 17 से 8 गया तो 9,660 हो गया। दिस इज योर पीजीबीपी इनकम। पक्का पक्का? दिस इज योर पीजीबीपी इनकम। अब ध्यान देना, जो इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बच्चे क्या करते हैं? पीजीबीपी पे यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को देखो, बोला क्या है मेरे बच्चे? टोटल इनकम। क्या बोला है? टोटल इनकम। तो इस पीजीबीपी में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोलकर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट आ जाएगा। कितना रुपया बेटा? 14,370 रुपया। टोटल मार दो बेटा। ₹24,030।
ठीक है, दिस इज योर टोटल इनकम। अब यहां पर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने कोई भी इस तरीके का डिडक्शन नहीं है आपके बुक में। अगर होता है तो वो भी हम करेंगे, राइट। अब हमारा रूल ये कहता है कि भैया इस टोटल इनकम पे, क्योंकि पीजीबीपी में फ्लैट रेट चलता है, नॉट अ स्लैब रेट। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वो एक इंडिविजुअल का बात था, तो स्लैब रेट फॉलो किए थे, बट बिजनेस इनकम में फ्लैट रेट चलता है, दैट इज कितना परसेंट भाई साहब? 30%। कितना परसेंट भाई साहब? 30%। हाँ, उस बिजनेस इनकम के अंदर में अगर कोई कैपिटल गेन है या लॉटरी इनकम यानी कैजुअल इनकम है तो उसको अलग ट्रीट करेंगे, राइट? पक्का ना? जैसे मैं एक बार रिपीट करता हूं, पिछले क्वेश्चन में हमने अपने नॉर्मल इनकम और लॉटरी इनकम को अलग अलग किया, उसी तरीके से बिजनेस में भी बिजनेस इनकम, लॉटरी इनकम, कैपिटल गेन अलग अलग चार्जेबल होगा, ठीक है? तो क्योंकि यहां पे कोई भी लॉटरी इनकम या कैपिटल गेन नहीं है तो टैक्स ऑन अबव एट द रेट 30%। कितना आएगा भाई साहब? 24,030 रुपए का 30% करो, 7,209। उस पे 4% का सेस लगेगा, 288.36। टोटल मारो, 7497.36। अब हम अपने टैक्स को राउंड ऑफ करेंगे, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन 288B। ठीक है बेटा, तो इसको राउंड ऑफ करके कितना दिखा देंगे? 7,500 रुपया, ये राउंड ऑफ होगा। आई होप दिस इज क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। राइट, सो डायरेक्ट टैक्स वाला पोर्शन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम किसको कवर करेंगे? अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को कवर करेंगे, ठीक है? आइए अब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को देखते हैं। आई गेस कुछ ऑडियो इश्यू था। हाँ, लेट्स मूव टू द इनडायरेक्ट टैक्स टॉपिक, ठीक है? समझते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपको पता है कि 40 मार्क्स का पेपर है जिसके अंदर में 10 मार्क्स का कस्टम का एक श्योर शॉर्ट सम्स है और 25 से 30 मार्क्स का जीएसटी कवर कर लेता है। कभी कभी 10 से 15 मार्क्स भी कस्टम कवर कर लेते हैं। 10 मार्क्स का एक सम्स और श्योर शॉर्ट है, राइट? आइए अभी सम्स इसको देखते हैं और फिर हम लोग 2021 का पेपर 21 आई गेस खत्म हो जाएगा। देखो राइट शॉर्ट नोट्स, एक चीज मैं श्योर कहता हूं कि कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई जरूर आएगा, हर साल आता है, उस पे कौन से कंपनी पे क्या लगता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? तो कंपोजिट सप्लाई का लॉजिक यही है कि भाई साहब उसके अंदर एक प्रिंसिपल होगा, मतलब 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट होगा जो प्रिंसिपल होगा, मतलब मेन प्रोडक्ट होगा, और जो उस मेन प्रोडक्ट का जीएसटी रेट होगा वही रेट लगेगा। दैट इज द रूल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई का रूल ये है कि भैया 2-4 प्रोडक्ट होगा जिसको आप अलग अलग करके बेच सकते हैं। कंपोजिट सप्लाई कहता है कि नहीं भैया, लैपटॉप बेचोगे तो चार्जर बेचना पड़ेगा, तो वो जरूरी चीज है। मोबाइल बेचोगे तो उसका चार्जर भी देना पड़ेगा, हेडफोन देना पड़ेगा, वो जरूरी चीजें हैं, राइट? बट या मान लीजिए कि राजधानी में ट्रेन का टिकट लेंगे तो उसके साथ फूडिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी मिलता है वो लेना पड़ेगा, वो सर्विसेज हमें लेना पड़ेगा। दिस थिंग्स आर नोन एज कंपोजिट सप्लाई। तो भाई साहब जब आप लैपटॉप लिए तो मेन सप्लाई क्या है? लैपटॉप। मोबाइल लिए तो मोबाइल, ट्रेन में गए तो टिकट, तो दीज आर द मेन सप्लाई। तो जो भी मेन प्रिंसिपल सप्लाई होगा उसे ही हम
उसी रेट पे जीएसटी चार्ज करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ कंपोजिट सप्लाई। बट मिक्स सप्लाई कहता है कि जब आपका प्रोडक्ट लेट्स से 2-3 प्रोडक्ट्स है और उस 2-3 प्रोडक्ट्स के ऊपर में जिस पे हाईएस्ट रेट होगा उस पे जीएसटी लगेगा। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम चॉकलेट, यहां पे भी एग्जांपल होगा। हाँ देखो, गिफ्ट बॉक्स कंप्राइजेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स, केक्स, फ्रूट जूस। तो भाई साहब इसमें हम लोग अलग अलग चीजों को भेज सकते हैं। ऐसा जरूरी है क्या कि ड्राई फ्रूट्स के साथ केक्स भेजना जरूरी है, जूस भेजना जरूरी नहीं है। तो जब ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट जिसको हम सेपरेटली बेच सकते थे बट हमने एक साथ बंडल करके बेचा, उसे कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। तो इस केस में जो हाईएस्ट रेट होगा दैट इज 18% जीएसटी लगेगा। और कंपोजिट सप्लाई में क्योंकि मोबाइल फोन के साथ चार्जर और हेडफोन जरूरी होता है, तो जो प्रिंसिपल होगा 18% वो रेट लगेगा। होप इट इज क्लियर। और इस पे क्वेश्चन आएगा। अब एक क्वेश्चन है जीएसटी के ऊपर में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड जीएसटी पेबल बाय मिस्टर पी, अ रजिस्टर्ड डीलर इन वेस्ट बंगाल फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड विद इन वेस्ट बंगाल इज एक्सक्लूडिंग 4 लाख जीएसटी। Following items are not included. इसमें कुछ मिस्टेक है शायद। प्राइस ऑफ द गुड्स विल बी 4 लाख, दैट शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। हाँ बेटा वो मिस्टेक है, ये तो बट ऑब्वियस है क्योंकि वैल्यू ऑफ द गुड्स इज नॉट गिवन। तो हम लोग सिंपल लगते हैं। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स कितना मान लिए 4 लाख। इंस्टॉलेशन चार्जेस इंक्लूड होगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इंक्लूड होगा, पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होगा, सब्सिडी नॉट इंक्लूड होगा और सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ इंक्लूड हो जाएगा। राइट। तो इन सारी चीजों को हम कंसीडर करेंगे और एक प्राइस आएगा, उसके ऊपर अपने को जीएसटी रेट, सीजीएसटी का 6% और एसजीएसटी का 6% लगा देना है। सम्स खत्म हो गया, खत्म भाई साहब, इतना ही है। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गया 4 लाख प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस और फिर जीएसटी 6% का, ये जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगा उस पर 6% सी और 6% एस आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कहता हूं कि जी अच्छा, अगर आपने जीएसटी का अभी तक वीडियो नहीं देखा तो मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, देख लो। 4 घंटे का जीएसटी का वीडियो प्रॉपर, मतलब स्टोरी क्लियर हो जाएगा भाई साहब, गारंटेड है। और 25-30 मार्क्स तो घर पे है, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ। अब क्या बोला, ए ऑफ कोलकाता सप्लाइड गुड्स टू बी ऑफ दुर्गापुर, तो विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट, तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सी और एस। बिहार तमिलनाडु डिफरेंट स्टेट्स है ना, तो आई जीएसटी। चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ सर इंट्रा है, बट यहां पर जो जीएसटी लगेगा वो सी जीएसटी एंड यूटी जीएसटी लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर। देखो कोलकाता और दुर्गापुर सेम स्टेट है, तो सी जीएसटी सेंट्रल लेगा, और क्योंकि दुर्गापुर और कोलकाता सेम स्टेट में है वेस्ट बंगाल जीएसटी, राइट, वेस्ट बंगाल, तो इसीलिए क्या लगेगा बेटा, एस जीएसटी। डिफरेंट है तो आई जीएसटी। अब ये सेम में है लेकिन इसके ऊपर सी तो जैसे लगता लगेगा, ये स्टेट नहीं है, ये यूटी है, तो क्या लगेगा बेटा, यूटी जीएसटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई यूटी नहीं लिखा तो टीचर काट देगा, हक है उसको काटने का, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर आर और रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आईटीसी क्रेडिट बैलेंस है 2 लाख का, सीजीएसटी 1,35,000 और एसजीएसटी 1,35,000। गुड सप्लाइड ड्यूरिंग दिसंबर, इंटर स्टेट है 20 लाख, इंट्रा स्टेट है 40 लाख। और गुड्स परचेस्ड हुआ है इंटर स्टेट 6 लाख का और इंट्रा स्टेट 20 लाख का। इस तरह का क्वेश्चन यानी आईटीसी निकालने का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट एग्जाम में आएगा, श्योर शॉर्ट। मैं इसीलिए ना पेपर सॉल्व करा रहा हूं कि आपको आइडिया मिलेगा कि इसी तरीके का क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अब हमें करना क्या है, हमारा टैक्स लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, आउटपुट जीएसटी
माइनस इनपुट जीएसटी। तो पहले ना मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा, हमें पहले आउटपुट जीएसटी निकालना होगा। हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट जीएसटी, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स या वर्किंग, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कॉलम बनाएंगे। तो इंटर के ऊपर में इंटर स्टेट सप्लाई जो है उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा? 18%। अच्छा, रेट इसमें दिया होगा, ठीक है, देख लेते हैं। तो 20 लाख का 18% कितना हो जाएगा? रेट क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो डिलीट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वो देख लीजिए, आईजीएसटी 12% पे, ठीक है। तो 20 लाख इंटू 12%, दैट इज 2,40,000। इंट्रास्टेट सप्लाई 40 लाख। अच्छा, यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन समझाना पड़ेगा टीचर को। 40 लाख इंटू सीजीएसटी, ये कितना परसेंट? 9%। सेम वे 40 लाख इंटू 9%, दिखाना पड़ेगा अलग अलग करके। 40 लाख का 9% कितना हो गया? 3,60,000, सी में चला गया। सेम वे इधर पे 3,60,000 चला गया। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 2,40,000, 3,60,000 और 3,60,000। ऐसे अपने को जीएसटी पेबल निकालना पड़ेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का सम्स आएगा। ये आउटपुट जीएसटी निकल गया, ठीक है। अब इनपुट निकालेंगे, उसके लिए फिर से चार्ट बनाएंगे। तो याद रखना 2,40, 3,60 और 3,60 है, इसको कॉपी कर लीजिए। आई, अब अगर हम इसका यहां पे देखें तो सेम कॉलम बनेगा, सेम तरीके से बनेगा, लेकिन यहां पर एक कॉलम और ऐड हो जाएगा, वो है ओपनिंग बैलेंस का, क्योंकि इनपुट टैक्स का कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस है, उसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है देख लेते हैं। 2,00,000, 1,35 और 1,35। तो आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी 2,00,000, 1,35,000 और 1,35,000। और फिर इस पे कैलकुलेशन होगा, ऐड इनपुट टैक्स ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई, छह लाख का 12% कितना होगा बेटा? 6 लाख का 12% कितना होता है? 72,000। इंट्रा स्टेट वैसे ही बनाएंगे जैसे बनाए थे। 20 लाख का 9%, 1,80,000 इधर, और सेम वे 1,80,000 इधर। टोटल कितना आ गया? 2,72,000। ये आ गया तेरा 1,80,000 और 1,35,000, 3,15,000। और ये भी कितना आया? 3,15,000, ठीक है। तो दिस इज द टोटल आईटीसी अवेलेबल। ये लिखेंगे टोटल आईटीसी अवेलेबल। अब इस टोटल आईटीसी अवेलेबल से मतलब आउटपुट से इनपुट माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वही तुम्हारा जीएसटी पेबल होगा, राइट। बनाते हैं इसको, जीएसटी पेबल आउटपुट टैक्स 2,40,000 आईजीएसटी के नाम पे,
3,60,000 CGST के नाम पे और 3,60,000 SGST के नाम पे, आई, सी और एस। ठीक है, लेस इनपुट टैक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई। अब अगर आप देखो तो इनपुट टैक्स यहां पे कितना अवेलेबल है, 2,72,000, और तुमको पेबल ही 240 है, तो ये 240 तो इसको दे देगा। ठीक, 2,40,000 ये अपना दे दिया, या ऐसे भी लिख सकते हो, उसको काट दो। IGST 2,40,000। ठीक, इसके पास कितना अवेलेबल है CGST के नाम पे, 3,15,000, और SGST के नाम पे इसके पास कितना अवेलेबल है, 3,15,000। देखो बेटा ध्यान देना, आउटपुट ज्यादा इनपुट कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डिफरेंस आएगा वो टैक्स पेबल होगा। लेकिन आउटपुट कम इनपुट ज्यादा, क्योंकि इनपुट एक्चुअली 240 नहीं है, 2,72,000 है, 2,72,000 है। इस केस में जो एक्सेस अमाउंट होता है वो हम कहां यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कोई दिक्कत यहां तक? पक्का बात? चलो जल्दी से इतना कॉपी करो, फिर बताते हैं कि एक्सेस अमाउंट को कैसे क्या डील करना। जल्दी। ठीक है, तो आईजीएसटी, देखो रूल ये कहता है कि आईजीएसटी में जो भी एक्सेस होगा उसको तुम पहले सीजीएसटी से पे करोगे। तो तुम्हारे पास इनपुट अवेलेबल है 2,72,000, तुम्हारा पेएबल है 2,40,000, यानी 32,000 रुपया यहां अवेलेबल है। ठीक, अब ये 32,000 तुम सीजीएसटी में यहां पे कैरी कर दोगे। आईजीएसटी एडजस्टेड विथ सीजीएसटी कितना रुपया बेटा, 32,000। अब यहां पे तो ये 0 हो गया, ये कितना हुआ? अच्छा, कुछ टीचर्स ऐसे भी करते हैं इक्वल, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना। 15 और 30, 45, 47, 50, 13,000 रुपया, और यहां कितना आया बेटा, 45। तो दिस इज योर टैक्स पेएबल। क्लियर, दिस इज योर एक्चुअल टैक्स पेएबल। इफ यू वांट, आप इस 32,000 जो एक्सेस है उसका 16 भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसा मत कर देना कि एसजीएसटी को पहले दे देना। सीजीएसटी को इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। रूल तो कभी कभी ये भी कहता है कि आप पहले जीएसटी दे, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डीलर। हाँ, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डीलर। But the actual rule is IGST has to be first set up with IGST, then CGST, then SGST, and then UTGST. Same way, CGST will be adjusted with first CGST, then IGST. SGST first with SGST and then with IGST. तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। मतलब लॉजिक ये है ना कि अगर इसका एक्सेस पैसा आप यहां एडजस्ट नहीं कर सकते और इसका एक्सेस पैसा आप यहां एडजस्ट नहीं कर सकते। सी का एस में और एस का सी में नहीं कर सकते। आई का पहले आई फिर सी फिर एस, सी का पहले सी फिर आई, एस का पहले एस फिर आई, मतलब एस सी से नहीं करेगा, सी एस से नहीं करेगा। समझ में आया? दैट्स इट। तो 10 मार्क्स का सम श्योर शॉट एग्जाम में बेटा, श्योर शॉट, कोई रोक नहीं सकता इसको। ठीक है, हो गया। अच्छा यहां पे ओ, अच्छा इसमें एक लाइन बोला है रे, बोला है, उस बात को सुनना पड़ेगा रे। मिस्टर आर ऑप्टेड फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ अनएडजस्टेड आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस अगेंस्ट सी एंड एस इन द रेशियो 1:1। नाउ बिकॉज दे आर टेलिंग वी हैव टू एडजस्ट दिस 32, 16 इधर 16 इधर, जो मैं कह रहा था कि भाई किया जा सकता है। तो क्वेश्चन अगर बोला है, अब सवाल उठता है, क्वेश्चन बोला है तो उसका इज्जत, क्योंकि क्वेश्चन भगवान है भाई, जो बोलेगा मानना पड़ेगा, राइट। सर नहीं बोलता तो आप सी से ही पहले करते हैं, ये रूल कहता है।
ठीक है, नया रूल यही कहता है। ये तो इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एफओबी है, एयर फ्रेट ले लेंगे। एयर फ्रेट है तो 20% से ज्यादा एफओबी से नहीं होना चाहिए। तो 20% कितना हो रहा है? 23,000 का 20% कितना होता है भाई साहब? 2300, 5600, जबकि छोटा है तो एक्चुअल अमाउंट तुम्हारा कितना जाएगा? 5250, राइट? यही जाएगा ना, 5250। उसके बाद इंश्योरेंस 1 पॉइंट, अच्छा ऑलरेडी गिवन है तो जो अमाउंट है उसको जोड़ दो। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू वेयर हाउस नहीं लेंगे। लैंडिंग चार्जेस अभी क्या है कि कुछ कुछ बुक्स कहता है कि ले लो, राइट? खैर देखा जाएगा। ओके, तो ये पोर्शन आपका क्लियर हुआ, राइट? देखो अगर आप लैंडिंग चार्जेस के रूल पे जाओ ना, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वही सबसे पहले कस्टम, मतलब वही सबसे ज्यादा कस्टम को फॉलो कराता है, उसने लैंडिंग चार्जेस को लेकर कोई भी बात नहीं कहा है। उसने कहा है कि नहीं भैया, एफओबी के बाद सिर्फ आपका यही दो चीजें ऐड होगी और कुछ भी ऐड नहीं होगा। देयर इज नो स्पेसिफिक कंसीडरेशन ऑफ लैंडिंग चार्जेस। इट शुड नॉट बी एडेड इन एसेसेबल वैल्यू, रूल ये कहता है बेटा। बट अब क्या है, अगर आप इंस्टीट्यूट की बात को मानोगे तो लैंडिंग चार्जेस आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ कुछ टीचर बोलता है नहीं लो लो, बट मैं तो एक बार, मुझे याद है पिछले साल मेरे एक बच्चे ने मुझे रात को व्हाट्सएप किया था एग्जाम की एक रात पहले कि सर देखिए ये स्पेसिफिक टीचर लैंडिंग चार्जेस ले रहा और आपने कहा था मत लो। हमने कहा था हाँ मत लो। फिर उसने कहा सर हम किसकी बात माने? हमने बात तो सही है, हम कहेंगे मेरी बात मानो, वो कहेंगे हमारी बात मानो। तो हम उसी समय उसी पल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो बात कहा है लैंडिंग चार्जेस को लेकर, उसका स्क्रीनशॉट मैंने उसे व्हाट्सएप किया और मैंने दिखाया कि भैया लैंडिंग चार्जेस शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू एज कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया स्टडी। उस बात को हमें मानना पड़ेगा, राइट? तो उस हिसाब से लैंडिंग चार्जेस हमारा कंसिडरेड नहीं होगा, सिर्फ एफओबी आएगा। तो क्या क्या आएगा एक बार देख लीजिए। एफओबी 23,000, एडजस्टमेंट अंडर रूल 10 सबसेक्शन 2, फ्रेट 20% ऑफ एफओबी और एक्चुअल विचएवर इज लोअर दैट इज 5250, ठीक है? इंश्योरेंस दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज 400। टोटल करो 23 5 28, 28,650, ये तुम्हारा एसेसेबल वैल्यू, ठीक है? अब ये यूके में पाउंड में है, इसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू 72, उसके बाद बेसिक, फिर एसडब्ल्यू और फिर आईजीएसटी। बेटा मैं एक बात समझाऊंगा, प्लीज बेटा इसका सेक्शन लर्न कर लो, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा। 2-3 सेक्शन है, रूल 10 सबसेक्शन 1, रूल 10 सबसेक्शन 2 और आईजीएसटी का सेक्शन 3 सबसेक्शन 7। अगर ये सेक्शंस याद रखते हो ना तो टीचर को एक वेट मिलता है 10 में 10 देने का। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा, बट प्लीज कोशिश करो कि ये काम करे, राइट? सो आई होप मैंने आपको 2021 के पेपर बहुत अच्छे से क्लियर किया। आपको सेम वे 19 का, 20 का और 22 का तीनों पेपर में सॉल्व कराऊंगा 1 by 1, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना प्यार बनाए रखें। बाय बाय, प्लीज टेक केयर।